नमस्कार दोस्तों, सत्ता का खेल तो यूं ही चलता रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। ये कहा है हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, और आज इस लाइन की वाकई जरूरत है। बहुत सारे कांग्रेस के लोगों ने या कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे एमपीज ने और अन्य पार्टी के बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर, निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे कि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, बीजेपी को फेवर कर रहा है, ईवीएम को हैक कर रहा है। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। बिना पक्षपात पूर्ण तरीके से हमारे इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने काम किया है। किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। फाइनल रिजल्ट आ गया है। लोकसभा इलेक्शन 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। कुछ लोकल पार्टियां इसमें गेम चेंजर साबित हुई है। गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी, बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई है और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बहुत ज्यादा बीजेपी को। और मैं आपको यह बता दूं, मैंने कल भी एक लाइन बोली थी और आज भी एक लाइन बोल रहा हूं कि बीजेपी जीतकर भी हार गई है और कांग्रेस हारकर भी जीत गई है। यह वीडियो बिना पक्षपात पूर्ण तरीके से मैं आपको बनाऊंगा। मेरा विश्वास चाहे किसी भी पार्टी में हो, लेकिन आज हम उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद, इतने ज्यादा अचीवमेंट के बावजूद बीजेपी से कहां गलतियां हो गई, कौन कौन सी गलतियां होगी जिनकी वजह से बीजेपी को इतना बड़ा असफलता का सामना करना पड़ा। तो इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद भी किन कारणों की वजह से बीजेपी हारी है और किन कारणों की वजह से कांग्रेस जीती है, हर एक चीज आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगी और आप खुद फैसला कर पाओगे कि ये इस वजह से बीजेपी की यह हालत हुई है और इस वजह से कांग्रेस को इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त हुआ है। और मैं आपको यह बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा दे दिया है और ये शनिवार को शपथ लेंगे। और यह भी कहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कि जब तक नए आप तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेते हो, तब तक आप केयर टेकर के रूप में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। एनडीए ने 293 सीट जीती है और इंडिया अलायंस ने 232 सीट जीती है और अन्य या जो इंडिपेंडेंट या निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं उन्होंने 18 सीट जीती है। मैं आपको ये बता दूं, जब 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस 2014 की लोकसभा इलेक्शन में अकेले बीजेपी ने 282 सीट जीती थी। जब 2019 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, इस 2019 के लोकसभा इलेक्शन में अकेले बीजेपी ने 303 सीट जीती थी। तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में अकेले बीजेपी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीट जीती थी और कांग्रेस ने 44 सीट जीती थी। अकेले बीजेपी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 303 सीट जीती है और कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 52 सीट जीती थी। और इस बार अगर हम हालत देखें पार्टियों की तो कुछ इस प्रकार है। ये इलेक्शन कमीशन की साइट से मैंने डायरेक्ट डेटा उठाया है। बीजेपी ने 240 सीट जीती है। उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 सीट जीती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, कांग्रेस पार्टी जिसको 2014 में 44 सीट मिली थी, 2019 में 52 सीट मिली थी, उसको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 99 सीट मिली है, 99 सीट मिली है। उसके बाद में जो लोकल पार्टियां हैं, इन्होंने बहुत बड़ा दमखम दिखाया है। समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव की पार्टी है, उसने 37 सीट जीती है यूपी में, 37 सीट। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, इसने पश्चिम बंगाल में 29 सीट जीती है। डीएमके, एमके स्टालिन की जो पार्टी है, इसने तमिलनाडु में 22 सीट जीती है। तेलुगु देशम पार्टी है ना, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश में 16 सीट जीतती है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल पार्टी, ये बिहार में 12 सीट जीतती है ना। शिवसेना, कौन सी शिवसेना? उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, ठीक है। ये एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना नहीं है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है ये, ठीक है। और इसने 9 सीट जीती है। इसके अलावा जो आपकी शरद पवार वाली एनसीपीएससी है, इसने 8 सीट जीती है। शिवसेना है ना, ये एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, इतने 7 सीट जीती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली, अब इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली ने 5 सीटें जीती है। तो आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे कि जो लोकल पार्टियां हैं उन्होंने बहुत ज्यादा यहां पर सीटें जीती है, ठीक है। और बीजेपी को कितनी सीटें मिली है? 240। कहां 2014 के इलेक्शन में 282 सीट बीजेपी के पास थी, कहां 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 303 सीटें बीजेपी के पास है और अब उसको मिली है 240 सीटें। अब हम बात करते हैं सरकार बनाने की। तो आप सभी को पता है कि सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए। लोकसभा में टोटल सीटें 543
और सरकार बनाने के लिए हमें चाहिए 272 सीट। तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी तो खुद 272 तक नहीं पहुंच पाई है, बीजेपी को तो 240 सीट ही मिली है, और सरकार बनाने के लिए, बहुमत सिद्ध करने के लिए आपको 272 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी, इस बार अलायंस को शामिल करना पड़ेगा। दो बड़े अलायंस है भारत में, आपको पता है, एक तो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और बहुत सारी अन्य पार्टियों के गठबंधन से एक अलायंस है जिसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना। 2014 से 2019 में ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट चल रही थी, और एक अलायंस कांग्रेस ने भी बनाया है 2023 में। एनडीए की स्थापना तो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने 1998 में की थी, और ये जो आपका इंडिया नाम का नया अलायंस बनाया 2023 के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया अलायंस से पहले आपने नाम सुना होगा, यूपीए हुआ करता था, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यूपीए की जगह किसने ले ली है, इंडिया नाम के गठबंधन ने ले ली है। इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी वो कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य छोटी मोटी पार्टियां मिलकर इंडिया नाम का अलायंस बनाई है। तो ये जो मैं आपको सीट बता रहा हूं, ये अकेले बीजेपी की सीट नहीं है, ये एनडीए अलायंस की टोटल सीट है। 293 सीटें एनडीए अलायंस ने जीती है, बीजेपी और इसके साथ वाली पार्टियों को मिलाकर। ये जो 232 सीटें हैं ये इंडिया नाम के अलायंस ने जीती है। कांग्रेस और इसके साथ की जो अन्य पार्टियां हैं ये मिलकर 232 सीटें जीतती है, और 18 अन्य या निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतते हैं। तो सरकार, अब देखो, पहले बीजेपी पूरे बहुमत के साथ थी, ठीक है, तो ये जो गठबंधन वाली उसके साथ छोटी मोटी पार्टियां होती थी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, मंत्री भी नहीं बनाती थी, है ना, अपने हिसाब से काम कर लेती थी। इस बार बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इस बार बीजेपी को झुकना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के साथ में बड़े बड़े दल कौन कौन से हैं, देखो, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है, इसके अलावा ये आपकी जो डीएमके, ये आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ये इंडिया अलायंस का भाग है, डीएमके ये इंडिया अलायंस का भाग है। तो ये जो बड़ी बड़ी तीन पार्टियां हैं, चाहे वो आपकी अखिलेश यादव वाली पार्टी हो, चाहे वो आपकी ममता बनर्जी वाली पार्टी हो, और चाहे वो आपकी एमके स्टालिन वाली पार्टी हो, ये इंडिया अलायंस का भाग है। ये कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के साथ बड़ी पार्टियां कौन कौन सी है, एक तो बीजेपी के साथ आपको ये दिख जाएगी तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, एक नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, 12 सीट इसने भी जीती है। तो ये किसके साथ है, ये है एनडीए अलायंस के साथ, और यही गेम चेंजर है, यही बीजेपी की रीढ़ की हड्डी होने वाली है। और कांग्रेस बार बार कोशिश ये कर रही है कि कैसे भी करके अगर तेलुगु देशम पार्टी को और जनता दल नीतीश कुमार को अपनी तरफ मिला लिया जाए, है ना, 16 और 12 कितनी हो गई, 28 सीट, और इंडिपेंडेंट 10-12 कैंडिडेट को मिला दिया जाए तो हम इंडिया अलायंस की सरकार बना सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। बाकी अगर मैं आपको बता दूं तो तेलुगु देशम पार्टी के जो चीफ हैं चंद्रबाबू नायडू, और जो यूनाइटेड दल के जो पार्टी, जो जनता दल यूनाइटेड के जो चेयरमैन है नीतीश कुमार, इनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है कि कभी ये इस पार्टी में कभी ये उस पार्टी में आते जाते रहे हैं। तो ये पलटू राम है दोनों के दोनों ही, ठीक है। लेकिन इतना विश्वास है नरेंद्र मोदी को कि भाई ये दोनों इसके जो गठबंधन की पार्टियां हैं ये बड़ी पार्टियां छोड़कर नहीं जाएगी। तो आपको क्या समझना है, एनडीए अलायंस को 293 सीट, इंडिया अलायंस को 232 सीट, और अन्य निर्दलीयों को कितनी, 18 सीट। तो इस बार एनडीए की गवर्नमेंट बनने वाली है, अकेले बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए था कि बीजेपी को यह आंकड़ा अकेले बीजेपी को 272 सीटें जीतनी चाहिए थी, ठीक है। 240 सीटें जीती है बीजेपी ने, 272 सीटें जीतनी चाहिए थी। अब होगा क्या कि अपोजिशन इतना स्ट्रांग हो गया, इतना मजबूत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले भाषण में कहा था कि आई मिस स्ट्रांग अपोजिशन फ्रॉम 2014 टू 2024, 2014 से लेकर 2024 तक इन 10 सालों में मैंने मिस किया है इस स्ट्रांग अपोजिशन को, मजबूत विपक्ष को, और बहुत ज्यादा विपक्ष नरेंद्र मोदी को अब मिल चुका है। तो वहां पर अब बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये 2019 का मैप है, 2019 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट का मैप है, और ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन का मैप है। आप खुद ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे यहां पर कि ये जो आपको सैफ्रॉन कलर दिख रहा है, केसरिया कलर, इन सब जगह पर बीजेपी हुआ करती थी पहले। और यहां पर अब आप देखो, अब देखो जो बीजेपी की हालत आपको देखने को मिली है। राजस्थान के अंदर क्या हालत है, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है, वहां पर क्या हालत है। तो आपको कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है ब्लू कलर, इसमें इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, है ना, डीएमके पार्टी, है ना, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो कलर में कितना मैच आ गया है, कहां पर बीजेपी हर जगह सैफ्रॉन कलर कर
कर रखी थी और अब 2024 के इलेक्शन में यह देखने को मिला है। अगर हम बात करें यूपी के अंदर क्या हुआ है, यूपी के अंदर आपको पता है कि बीजेपी को 33 सीटें मिली है। पहले पिछली बार इसके पास 64 सीटें हुआ करती थी बीजेपी की, इस बार बीजेपी को 33 सीट मिली है। समाजवादी पार्टी को 36 सीट मिली है, ठीक है, बाद में 37 हो गई थी। समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली है, किसके अंदर, यूपी के अंदर। कांग्रेस को 7 सीट मिली है ना, और बाकी एक दो अन्य पार्टियों को मिली है। यूपी के अंदर क्या हुआ है, देखो यूपी के अंदर सबसे बड़ा खेला नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इसके लिए जिम्मेदार है। यूपी का एक चेहरा जिसका नाम हम सब लोग जानते हैं, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ काफी पॉपुलर हो गए हैं, काफी प्रचलित हो गए हैं। इनका काम करने का तरीका, इनका अंदाज, बिना किसी भेदभाव के साथ सभी समाजों के साथ ये आगे बढ़ते हैं, स्टेट को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को टिकट नहीं दिया जिनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने बताया था। योगी आदित्यनाथ ने जिन कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था, जिन उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया था, उनको टिकट इस जोड़ी ने नहीं दिया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में यादव समाज के बहुत ही कम मंत्री है, अगर आप ऑब्जर्व कर पाओगे तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो फिर अखिलेश यादव, ये यादव समाज से हैं, तो यादव समाज पूरा का पूरा अखिलेश यादव की तरफ झुक गया है। और बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां यूपी के अंदर हुई है। तो सबसे बड़ी गलती तो यूपी में यही है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है, अपनी मनमर्जी से टिकट बांटा है, इसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसके बाद में वेस्ट बंगाल में आप देखो, तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीट और भारतीय जनता दल ने 12 और बीजेपी ने 12 और कांग्रेस ने 1 सीट। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी ने 29 सीट। इसके बाद तमिलनाडु में आप देखो, डीएमके ने 22 सीट, एमके स्टालिन की पार्टी ने 22 सीट जीती है, कांग्रेस ने 9 सीट जीती है और यहां पर तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। इसके बाद में महाराष्ट्र को आप देखोगे, महाराष्ट्र में 10 सीटें मिली है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को, जिन्होंने पहले महाराष्ट्र को चला रहे थे, बाद में एकनाथ शिंदे उनसे अलग हो गए और बीजेपी के साथ गठबंधन करके अब महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। तो मैं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की बात कर रहा हूं, यह भी इंडिया अलायंस का भाग है। इसके अलावा कांग्रेस को 12 सीटें मिली है, भारतीय जनता पार्टी को केवल 11 ही सीट मिली है। यहां पर भी बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिला है बीजेपी को, ये केवल 11 सीट। तमिलनाडु में तो खाता ही नहीं खुला बीजेपी का, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में बीजेपी को 12 सीट मिली है ओनली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 33 सीट मिली है। ये सारे के सारे इंडिया अलायंस के भाग में बता रहा हूं आपको। महाराष्ट्र की शिवसेना, तमिलनाडु की डीएमके, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के ये जो आपके अखिलेश यादव है, सारे के सारे इंडिया अलायंस का भाग है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। इंडिया अलायंस में देखो, ये है, आप जानते हैं सोनिया गांधी, ये अखिलेश यादव है, इनकी पार्टी ने जीती है यूपी में सबसे ज्यादा सीट। ये कौन है, एमके स्टालिन, तमिलनाडु में डीएमके ने सबसे ज्यादा सीट। ये कौन है, ममता बनर्जी, इसने वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा सीट, ठीक है। तो ये इंडिया अलायंस के ग्रुप हैं, भाग हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी किसकी है, चंद्रबाबू नायडू की है, और इन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, 16 सीटें यहां पर जीती है और भारतीय जनता पार्टी ने केवल 3 सीटें जीती है। इसके बाद में बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जो बीजेपी है उसने 12 सीट जीती है, और ये जो आपकी नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, इसने जीती है 12 सीट। तो तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ये किसका भाग है, ये एनडीए अलायंस का भाग है, बीजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन कर रखा है। तो ये दोनों ही रीढ़ की हड्डी है, ये दोनों ही गेम चेंजर शामिल होने वाले हैं। अब ये नीतीश कुमार है ना, जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू अभी अपनी मनमर्जी करेंगे, अपने लोगों को मंत्री भी बनवाएंगे, है ना, बीजेपी के अंदर अच्छे खासे पदों पर बैठेंगे भी, अब इनकी बात सुनी भी जाएगी। हो सकता है चंद्रबाबू नायडू तो लोकसभा अध्यक्ष की मांग करे, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के पास, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास सारी की सारी पावर होती है। तो हो सकता है ये कोशिश करे कि मैं बनूंगा लोकसभा का स्पीकर, तो मंत्री पद के लिए और सारी बातें चीजों के लिए बीजेपी को बाध्य किया जाएगा। एक तरीके से बीजेपी को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी इंडिपेंडेंट रूप से खुद 272 सीट का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार चलाने वाली है भारत के अंदर। अब हम जो हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है उसके ऊपर चलते हैं कि राजस्थान के अंदर, अपने स्टेट के अंदर क्या हुआ। अपने राजस्थान में 2014 में तो 25 में से 25 सीटें बीजेपी ले गई थी, 2019 के अंदर 24 सीटें बीजेपी ले गई थी, और इस बार क्या हुआ, बीजेपी को 14 सीट मिली है
ओनली 14 सीट्स बीजेपी। अभी अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था, और विधानसभा के इलेक्शन के अंदर आपको पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई राजस्थान के अंदर। तो फिर यहां पर केंद्र में क्या हुआ, कहीं ना कहीं यहां की जो जनता है उसको ऐसा लगता है कि ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, है ना, मंत्रिमंडल जो नया बनाया गया है उसमें जो इधर साइड वाले लोग हैं, जैसलमेर बीकानेर के जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यहां के लोगों को मंत्री में कम शामिल किया गया है, इसलिए ड्रॉबैक देखने को मिला है। और कांग्रेस जिसके पास एक भी सीट नहीं थी पिछले 10 सालों से, 10 सालों में 2014 में भी एक भी सीट नहीं जीती, 2019 में भी कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती, और कांग्रेस ने इस बार 8 सीटें जीत ली है राजस्थान में, तो यह भी देखने को मिला है। बाकी बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर सारी की सारी सीटों पर कब्जा कर लिया है, सारी की सारी सीटें जीती है। अब हम महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद, इतना ज्यादा अचीवमेंट के बावजूद कौन कौन सी गलतियां कर दी बीजेपी ने। अगर मैं आपको बीजेपी का बड़े बड़े अचीवमेंट बताऊं तो बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में की थी, ये एक अचीवमेंट था। आर्टिकल 370 को 2019 में हटाया था, ये एक अचीवमेंट था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया था। राम मंदिर का डिसीजन आया था, राम मंदिर का फैसला आया था कि राम मंदिर बनाया जाएगा 2019 में। ट्रिपल तलाक इलीगल है, वो एक कानून बनाया था गवर्नमेंट ने 2019 में, ये एक अचीवमेंट है। मैनेजमेंट ऑफ कोरोना, कोरोना को बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये एक अचीवमेंट है। गलवान वैली का जो युद्ध हुआ था उस वक्त देशभक्ति की भावना हर एक इंसान में थी, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो गलवान वैली वाला युद्ध हो, हमारे देश में, हमारे दिलों में देशभक्ति की भावना थी। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन 2023, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया लोकसभा में और विधानसभाओं में। राम टेम्पल का इनॉग्रेशन उद्घाटन किया गया 2024 में। नेशनल सिक्योरिटी को, अब इतनी आतंकवादी घटनाएं नहीं होती अपने देश में, अब स्लीपर सेल नहीं पाई जाती, अब बम विस्फोट नहीं होते हैं, नाम मात्र के बराबर हमने 10 सालों में देखे। तो नेशनल सिक्योरिटी को सुधारा है। फॉरेन पॉलिसी को हम सब लोग जानते हैं, हमारी विदेशी नीति में कितना बड़ा हाथ है बीजेपी का। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है, देश को दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभार कर दुनिया के सामने लेके आए हैं। उसके अलावा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, बहुत ही ज्यादा विकास और बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट करवाया है। और डिमोनेटाइजेशन, है ना, काला धन को रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया है, नोटबंदी की है, और एक देश एक कर के सिद्धांत को लागू करने के लिए जीएसटी लागू किया गया है। तो बहुत सारे अचीवमेंट है। इतने सारे अचीवमेंट के बाद 240 सीट मिलना, कहीं ना कहीं बीजेपी की खुद की इसमें गलतियां हैं। और वो क्या गलतियां हैं, वो गलतियां आपके सामने 14-15 गलतियां मैंने निकाली है। सबसे पहले मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, जो गवर्नमेंट की एजेंसियां उनका बहुत बड़ा मिसयूज करती है। ये इलेक्शन कमीशन का भी मिसयूज करने की कोशिश की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो मिसयूज नहीं हो पाया। इसके अलावा आपने ईडी का नाम सुना होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, या आपने इनकम टैक्स का नाम सुना होगा। हर किसी के पीछे जिससे बीजेपी की बनती नहीं है उसके पीछे ईडी को दौड़ा देना, इनकम टैक्स की एजेंसियों को दौड़ा देना और जबरदस्ती छापे पड़वाना, पैसा इकट्ठा करवाना। ठीक है, जिनको ये लोग जानते हैं, जिनको फेवर करते हैं, उनके घर पे ईडी या इनकम टैक्स वाले नहीं जाते हैं। जिनको नहीं जानते या जिनसे नहीं बनती है उनके घर पर ईडी और इनकम टैक्स का आए दिन छापा पड़ता रहता है, हम ये जानते हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, इसमें बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल दोषी है या दोषी नहीं, हो सकता है कि वो दोषी हो, लेकिन गलत टाइम पे उसकी गिरफ्तारी कर दी, इलेक्शन से जस्ट पहले। तो जनता कहीं ना कहीं फेवर कर गई किसको, कि बीजेपी गलत है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया और छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, और उसकी गलती भी साबित भी नहीं हुई है। इस वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बड़ा रोल है। ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो हम सब लोग जानते हैं कि ऐसी चीज है। ईगो या अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा, हम तो इंसान लोग हैं, है ना। ईगो या अहंकार का मतलब होता है कि सामने वाले को कुछ भी नहीं समझना, कुछ भी कह देना, कुछ भी बोल देना। इतना ज्यादा अहंकार, इतना ज्यादा और कॉन्फिडेंस हो गया कि आराम से 400 पार कर देंगे, है ना। कोई चाहे कुछ भी बोले, है ना, हम 400 पार कर देंगे। दूसरा, रॉन्ग कैंपियन, एक आदमी के नाम पे चुनाव लड़ा इन्होंने, ओनली मोदी के नाम पर, ओनली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक आदमी के नाम पर चुनाव लड़ा है। और वो सबसे बड़ी गलती है कि भाई जिस राज्य में, जिस लोकल एरिया में जो वहां का मुख्यमंत्री या बड़ा नेता है, जो काम करवा रहा है, उस राज्य को संभाल रहा है, उसको भी आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। आपने तो केवल बोल दिया इस बार मोदी की गारंटी और इस बार 400 पार, मोदी जी वहां पर रैली करके आ जाते हैं और चुनाव जीत जाएगा, उसका नतीजा आपने देख लिया। एक आदमी को सारा का सारा श्रेय कभी नहीं देना चाहिए, सभी लोगों को श्रेय देना चाहिए जो उस राज्य में आपके बीजेपी के लोग काम कार्य करता है या बड़े बड़े मुख्यमंत्री है, उनको भी आपको कुछ ना कुछ प्राथमिकता देनी चाहिए थी। रॉन्ग कैंपेनिंग की है, गलत
आपने चुनाव का प्रचार किया है। 400 पार का स्लोगन भी बहुत गलत है। चुनाव के रिजल्ट से पहले ही ये आपका और कॉन्फिडेंस या आपका ईगो दिखाता है कि आपने 400 पार पहले मान लिया है। अरे जनता क्या चाहती है, जनता के दिमाग में क्या है, जनता आपको किस तरीके से देखती है, उस बात को बिना समझे आपने 400 पार का नारा लगा दिया। चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, कई बीजेपी के नेताओं ने बोला है कि अगर इस बार 400 पार आई तो हम संविधान को बदल देंगे, है ना, संविधान को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगे, ये जो रिजर्वेशन वाला है इसको सबको हटा देंगे, SC ST OBC का रिजर्वेशन हटा देंगे, हम रिजर्वेशन या आरक्षण देंगे आर्थिक कंडीशन के आधार पर, है ना, कि उसकी आर्थिक कंडीशन क्या है, ना कि हम जाति या समुदाय के आधार पर। ठीक है, तो रिजर्वेशन के एंड करने के ही बहुत सारे वीडियो वायरल हुए। इसकी वजह से भी आपने देखा होगा ST SC आधा OBC और सारा का सारा मुस्लिम वर्ग इस वजह से इंडिया अलायंस की तरफ झुक चुका है। इसी वजह से झुका वो ST SC आधा OBC और मुस्लिम वर्ग सारा का सारा बीजेपी को छोड़कर उस तरफ, उस पाले में चला गया। उसका सबसे बड़ा रीजन है रिजर्वेशन एंड करना। एक सामान्य सी बात बताता हूं, अभी जब मैं 1 महीने पहले घर गया था तो मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि अगर बीजेपी इस बार आ जाएगी तो क्या रिजर्वेशन को एंड कर देगी। मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये केवल कैंपेन है, ये केवल बोला गया है, रिजर्वेशन को हटाना इतना आसान नहीं है, है ना, ये सामाजिक या आर्थिक विकास करने के लिए दिया गया है। हो सकता है भविष्य में जरूरत के हिसाब से हटा दिया जाए, लेकिन अभी तो हटने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। तो गांव में, बिल्कुल लोकल एरियाओं में, है ना, रूरल एरियाओं में बहुत ज्यादा इस बात का प्रचार प्रसार हो चुका है कि अगर मोदी इस बार आएगा तो रिजर्वेशन हटाएगा, ये आरक्षण को खत्म करेगा, संविधान को बदलेगा। इस वजह से भी जनता पूरी की पूरी दूसरे पाले में चली गई है। अग्निवीर स्कीम आपको पता है, अग्निवीर योजना से कोई भी खुश नहीं है, आम जनता बिल्कुल खुश नहीं है। भले बीजेपी या बीजेपी के नेता कुछ ही बोल ले कि ये योजना अच्छी है, लेकिन आम जनता के लिए बिल्कुल उल्टी है ये। किसान आंदोलन आप सभी ने देखा है, किसान आंदोलन, किसानों के फेवर में बीजेपी बिल्कुल नहीं है ना। जो किसान आंदोलन हुआ था, 3 किसान कानून बीजेपी ने बनाए थे, उसके ऊपर ही बहुत ज्यादा चर्चा हुई और कई बार, एक बार तो पहली बार आंदोलन हुआ और अभी दूसरी बार भी हुआ था। यह भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। साइलेंस ऑन इंपोर्टेंट इश्यूज, जो भी आपके देश के इंपोर्टेंट इश्यूज है उनके ऊपर आप साइलेंट है, जैसे गरीबी, जैसे बेरोजगारी, जैसे महंगाई, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, गरीबी, है ना, बेरोजगारी, महंगाई, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको हर कोई सुनना चाहता है। मैं आपको एक सामान्य सा एग्जांपल देता हूं। बीजेपी ने यहां पर बहुत बड़ी गलती की है। वो देश को बढ़िया चला रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन उससे पता है गलती कहां पर हुई है। जब आपने देखा होगा बीजेपी के जो प्रवक्ता होते हैं, जिनसे पूछा जाता है मीडिया में सवाल कि बताओ देश में महंगाई क्यों बढ़ गई है, सिलेंडर के दाम इतने क्यों बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे क्यों बढ़ गए हैं, तो उनका पता जवाब क्या रहता है, हमने एयर स्ट्राइक की थी, हमने राम मंदिर बनाया था, है ना, हमने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया था। ये इसका सटीक जवाब नहीं है। आप चाहे आधा जवाब दे दो या पूरा जवाब दे दो या आसपास का कोई जवाब दे दो, आपको ये बोलना चाहिए था कि देखो अभी हम जब बाहर से पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो उसके दाम ज्यादा है, इसलिए हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ा है ना। महंगा इसलिए ज्यादा है क्योंकि देश में इस बार फसल कम हुई है, तो इसलिए थोड़ी महंगाई ज्यादा है। ये थोड़ा आसपास का जवाब है, ये थोड़ा सटीक जवाब है। जब आप बिल्कुल ही उल्टा जवाब देते हैं कि भाई महंगाई क्यों है देश में, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, तो इस वजह से क्या होता है, सामने वाला आपको देखता है और वो बोलता है कि यार इससे तो जवाब ही नहीं लग रहा। देखो आज से अगर मैं आपको पहले की बात बताऊं, पहले क्या होता था कि गिने चुने टीवी हुआ करते थे, गिने चुने न्यूज़पेपर हुआ करते थे, गिने चुने लोग पढ़ने वाले होते थे। घर का मुखिया जिस पार्टी में वोट डालने के लिए बोल देता था, सारे के सारे घर वाले उसी में वोट डालते थे, चाहे 15 मेंबर हो चाहे 20 मेंबर हो। घर के मुखिया ने कहा बीजेपी में डालना है तो सारा का सारा परिवार बीजेपी में, घर के मुखिया ने कहा कांग्रेस में डालना है तो सारा का सारा परिवार कांग्रेस में। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, हर एक आदमी के हाथ में, गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके हाथ में मोबाइल है, वो खुद देखता है, कोई ना कोई क्लिप, कोई ना कोई वीडियो वायरल हो ही जाता है, वो खुद एनालिसिस करता है कि सामने वाले से जवाब लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसमें ईगो या अहंकार तो नहीं है। इस वजह से अब अगर कोई परिवार है जिसमें 15 सदस्य है तो उसमें से 5 बीजेपी में जाएंगे, 5 कांग्रेस में जाएंगे और 5 तृणमूल कांग्रेस में जाएंगे। वो खुद डिसीजन लेते हैं। अब पहले भेड़ बकरी वाली चाल नहीं होती कि सारा का सारा घर ही एक तरफ झुक गया है। अब खुद आदमी खड़ा रहकर वो क्लिप देखकर, वो वीडियो देखकर एनालिसिस करता है, जांच पड़ताल करता है कि मुझे किस पार्टी को वोट देना चाहिए। तो सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है। और मैं आपको बता दूं, अब तक के इतिहास में 400 पार कभी नहीं हुआ है, केवल एक बार हुआ है। अब तक के लोकसभा चुनाव के इतिहास में 400 पार सीट केवल एक बार हुई है और वो है 1984 का टाइम। 1984 में आपको पता है इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी,
सिख समुदाय के 2 बॉडीगार्ड ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद में हिंदू और सिखों के बीच में दंगे फसाद हुए, तो सारा का सारा जो हिंदू समाज था वो एक तरफ झुक गया और कांग्रेस को मिली 414 सीट। किस टाइम पे? 1984 में। तो अब तक के इतिहास में 2024 तक ये केवल एक बार ही हुआ कि किसी एक पार्टी ने 400 का आंकड़ा पार किया है, और वो कांग्रेस थी और राजीव गांधी का ये टाइम था, आपको पता है। 2021 का सेंसस, 2021 की जनगणना कब की हो गई है, सेंसस कब का हो गया? आप डेटा ही जारी नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि अगर हम अभी जारी कर देंगे तो हो सकता है कि चुनाव में कुछ 2-4 सीटें कम हो जाए, उल्टा पड़ जाए, भारी पड़ जाए, है ना? हम कास्ट वाइज हम सेंसस जारी करेंगे कि किस कास्ट के कितने लोग हैं, उनको कितना रिजर्वेशन है। इस बातों को भी आपने होल्ड कर रखा है, बहुत लंबे समय से आपने इसको बचा रखा है। तो 4 साल हो गए भाई, अब तो डेटा जारी कर देना चाहिए था। अवॉइड रियल इश्यूज, है ना? अवॉइड रियल इश्यूज, वो मैंने अभी आपको बताए, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, और जो रियल इश्यूज है जिनके ऊपर हमारी बीजेपी गवर्नमेंट साइलेंस रही है। मणिपुर का मुद्दा, मणिपुर जल रहा था, वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट ही थी, आप वहां पर नहीं गई। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए था, सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। वहां पर आपकी ही सरकार थी, वो आपके ही लोग थे, आपका ही देश था, आप वहां पर एक बार भी नहीं गए। एज ए प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री होने के नाते जब लगभग मामला शांत हो गया तब तो आपको जाना चाहिए था। और यह सबसे बड़ा ड्रॉ बैक देखने को मिला बीजेपी को। सबसे बड़ा रीजन ये भी है एक यहां पर बीजेपी की जो कम सीट आई है, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री को सुनना चाहते तो कि प्रधानमंत्री का क्या स्टेक है, क्या प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे, प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में क्या बोलते हैं। ना ही आपने ज्यादा कुछ बोला और ना ही वहां पर आपने जाके सहानुभूति दिखाई, वो भी एक परिणाम। लद्दाख का मुद्दा देख लो, और इश्यू जिसपे भी पूरे का पूरा साइलेंट है। लद्दाख जलता रहा, प्रोटेस्ट होता रहा और आप बिल्कुल चुप बैठे हैं, ये भी इसकी वजह से भी। इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन, अब बीजेपी तो कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन अच्छा था, काला धन को रोका है, लेकिन शुरुआती दौर में वो अच्छा था। अब डिमोनेटाइजेशन अच्छा नहीं है, अब तो वापस से काला धन लोग इकट्ठा करने लगे हैं, ब्लैक मनी को इकट्ठा करने लगे हैं। तो डिमोनेटाइजेशन बीजेपी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बढ़िया है कि भाई काले धन के अपने प्रतिबंध लगाया, लेकिन वर्तमान टाइम पे डिमोनेटाइजेशन फेल है, क्योंकि वर्तमान टाइम पे फिर जो नई करेंसी छप गई है उसको लोग इकट्ठा कर रहे हैं, काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो डिमोनेटाइजेशन को इस टाइम पे राहुल गांधी ने कई बार कैंपेन में बोला कि डिमोनेटाइजेशन काला धन वाला बीजेपी की चाल थी, अपनी जेब भरना था, वगैरह वगैरह, इसको मुद्दा बनाया। दूसरा जीएसटी, बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें तो जीएसटी को बढ़िया मानती है कि जीएसटी बहुत ही बढ़िया था, एक देश एक कर होना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि जीएसटी ने कमर तोड़ के रख दी थी पूरे के देश की इकोनॉमी की, और पूरे के देश के जो छोटे या स्मॉल वर्ग के लोग होते हैं उनको जीएसटी का बहुत बड़ा खामियाजा देखने को मिला। तो इन सब कारणों की वजह से बीजेपी हारी है। और अब हम देख लेते हैं कि भाई कांग्रेस क्यों जीती है, क्या कारण है कांग्रेस इतनी सक्सेस कर पाई, जीत पाई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा दक्षिण से उत्तर तक आपको पता है ना, पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा किसने निकाली? राहुल गांधी ने लोगों को जोड़ा। उसके बाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई। फेस रियल इश्यूज, रियल इश्यूज को उन्होंने फेस किया है, जैसे गरीबी की बात होती है, महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है ना, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा युवाओं को, इसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री चुप क्यों है, अडानी अंबानी को इतना फेवर क्यों करते हैं। तो जो रियल इश्यूज है ना, जो मेन पॉइंट है, उनको उठाया है कांग्रेस ने कि देश में महंगाई क्यों है, इसका जवाब कौन देगा? लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगी बीजेपी। मणिपुर क्यों जल रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगी बीजेपी। ठीक है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब कौन देगी? बीजेपी। तो रियल इश्यूज को इन्होंने फेस किया है, उनके ऊपर बात की है। राइट कैंपेन किया है ना, कैंपेन के अंदर इस बार ज्यादा कोई बवंडर नहीं मचाया है, ज्यादा ढकोसलेबाजी नहीं की है, कुछ मैनिफेस्टो के अंदर जो इन्होंने लिखा है वही नॉर्मल चीजें बताई है। ठीक है, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कुछ ज्यादा इस बार बताया नहीं है, ये भी एक इसके हारने का कारण है। मैनिफेस्टो में इन्होंने ज्यादा कुछ घोषणा पत्र में बताया नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपना जो भी घोषणा पत्र निकाला है वो राइट कैंपेन के माध्यम से जो भी कैंपेन इनको करनी है, प्रचार प्रसार करना है, वो बिल्कुल सटीक प्रचार प्रसार किया है। इसके अलावा इंडिया नाम का अलायंस अभी 2023 में ही बना है और यही इसकी रीढ़ की हड्डी है। इंडिया अलायंस की वजह से कांग्रेस स्ट्रांग बना, कांग्रेस को तो 99 सीट मिली है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ठीक है, इसकी पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, डीएमके, एमके स्टालिन। तो ये जो इंडिया अलायंस बना है नया, इसकी वजह से भी इसको सक्सेस मिली है। जीएसटी,
जीएसटी का मुद्दा आए, हर दूसरी रैली में राहुल गांधी जीएसटी का मुद्दा उठाते थे, हर दूसरी रैली में राहुल गांधी डीमोनेटाइजेशन का मुद्दा उठाते थे कि जीएसटी और मोनेटाइजेशन जो किया गया था वो देश के हित में नहीं था। इसको जनता ने फील किया और उसने महसूस किया और उन्होंने फिर वोट किया। और नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज का मतलब आप सब लोग जानते हैं, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं बिल्कुल बेखौफ होकर, है ना, जिंदा दिल से चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ था, उसके पास 303 सीटें आई थी 2019 के इलेक्शन में, लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। 2014 में उसको 44 सीट मिली, 2019 में उसको 52 सीट मिली। इस बार उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था कि इससे ज्यादा तो क्या ही गिरेगी। तो जब आदमी के पास खोने के लिए, लूज करने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो वो बेबाक तरीके से, जिंदा दिल तरीके से अपना पूरा होशो आवाज से चुनाव लड़ता है या चुनाव में भाग लेता है। तो नथिंग टू लूज, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस बार हमें यह देखना पड़ेगा। और यह भी आपने ऑब्जर्व किया है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी काफी कम हो गई है। मणिपुर के मामले को लेकर, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर उनकी पॉपुलैरिटी काफी कम हो गई है। 1.5 लाख लोग वोटों से जीते हैं मात्र। बनारस के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी दोनों जगह से जीत गए हैं। वायनाड से भी जीत गए हैं केरला के अंदर, और यहां पर आप अगर देखोगे तो रायबरेली से भी जीत गए हैं। एक चीज उनको चूज करनी पड़ेगी, तो रायबरेली से भी जीत गए हैं और वायनाड से भी जीत गए हैं। इसके अलावा मैं जब आज से पहले जब देख रहा था, तो रायबरेली के अंदर किसी कैंडिडेट का नाम जब कांग्रेस ने उजागर नहीं किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली थी कि राहुल गांधी क्यों डर रहे हो, शहजादे क्यों डर रहे हैं, रायबरेली के अंदर क्यों नहीं लड़ लेते हो, किस बात का डर है। तो ये चुटकी लेना भी भारी पड़ गया। रायबरेली की जनता ने दिखा दिया कि भाई कांग्रेस को वोट करो भाई, है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली थी कि भाई राहुल गांधी खड़े हो जाओ, शहजादे हो तुम लोग, किस बात का डर है तुम्हें, हारने का डर है क्या, ऐसा बोल दिया था। तो फिर राहुल गांधी जोश जोश में खड़ा हो गया और वो जीत गया। इसके अलावा स्मृति ईरानी हार गई, आपने देखा होगा स्मृति ईरानी हार चुकी है इस बार, है ना। कहां से? अमेठी से स्मृति ईरानी हार चुकी है। तो बहुत सारे दिग्गज भी हार गए हैं और 240 सीटें बीजेपी को मिली है। इस बार गठबंधन की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार बनने वाली है। बीजेपी को कुछ सीखना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। बहुत अचीवमेंट है बीजेपी का। अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो अचीवमेंट के आगे 240 सीट बहुत कम है। इतना अचीवमेंट शायद ही किसी गवर्नमेंट ने प्राप्त किया है ना। लेकिन फिर भी इतनी गलतियां बहुत ज्यादा की है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।